Hello students, today I am going to give you introduction and summary of chapter number 7, The Interview, written by Christopher Sylvester, that is prescribed in class 12th English book Flamingo. At first, introduction. The Interview by Christopher Sylvester is an excerpt taken from his Penguin book of interviews. एक्चुअली ये जो चैप्टर है द इंटरव्यू, ये एक एक्सर्प्ट है. एक्सर्प्ट मतलब टुकड़ा है, खंड है, जो लिया गया है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर की एक बुक है इंटरव्यूज, पेंगुइन बुक, उसका एक खंड है. इन दिस ही टॉक्स अबाउट वेरियस ओपिनियंस ऑफ सेलिब्रिटीज रिगार्डिंग ऑन इंटरव्यूज. इस चैप्टर में उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट सेलिब्रिटीज के ओपिनियन. सेलिब्रिटीज कौन होते हैं? जो लोग काफ़ी फेमस होते हैं, राइटर्स, क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्स पर्सन या फिर एक्टर, एक्ट्रेसेस. तो इन जो लोग फेमस होते हैं अपने वर्क के थ्रू, अपने कामों के थ्रू, या पॉलिटिशियन, जो लोग अपने कामों के थ्रू फेमस होते हैं दुनिया में या देश में, उनको सेलिब्रिटीज़ कहा जाता है. तो इंटरव्यू किसका लिया जाता है? सेलिब्रिटीज़ का ही लिया जाता है. सेलिब्रिटीज़ के पर्सनल लाइफ के बारे में लोगों को जानने की इच्छा होती है, तो इंटरव्यूअर जा कर के उनका इंटरव्यू लेते हैं और उसको या तो वैसे ही लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, दिखाया जाता है, या फिर उसको प्रिंट मीडिया में, उसको मैगजीन्स में, पेपर्स में उसको पब्लिश किया जाता है. तो ये जो चैप्टर है द इंटरव्यू, इसमें वेरियस सेलिब्रिटीज़ के, मतलब डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ के ओपिनियंस है इंटरव्यू के बारे में, कि उनको इंटरव्यू कैसा लगता है. उसके मतलब पॉजिटिव क्वालिटी और नेगेटिव क्वालिटी दोनों के बारे में है, कि इंटरव्यू उनको कैसा लगता है, उनको इंटरव्यू देना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है. इट्स फंक्शंस, इसका क्या फंक्शंस, मेथड्स एंड मेरिट्स. इंटरव्यू के फंक्शन, मेथड और मेरिट्स के ऊपर डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ के विचारों को इस चैप्टर द इंटरव्यू के माध्यम से रखा गया है. इट ऑल्सो consists of an excerpt from an interview with the famous writer Umberto Eco. एक फेमस राइटर है अम्बर्टो इको, उनका इंटरव्यू है. एक्चुअली ये चैप्टर 2 पार्ट में है. फर्स्ट पार्ट में डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ के ओपिनियंस इंटरव्यू के बारे में, कि उनको इंटरव्यू देना कैसा लगता है. कुछ सेलिब्रिटीज़ बोलते हैं इट्स ओके फॉर नॉलेज के लिए ठीक है. कुछ बोलते हैं कि नहीं, ये एक तरह से इंटरफेयर है उनकी पर्सनल लाइफ में, ये ठीक नहीं है. मैक्सिमम का निगेटिव ओपिनियन है इंटरव्यू को लेकर के. मैक्सिमम लोग इंटरव्यू नहीं देना चाहते हैं, और कुछ लोग फेमस होने के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं. तो फर्स्ट पार्ट में इंटरव्यू की मेरिट्स, डिमेरिट्स के ऊपर चर्चा है डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ के विचारों के माध्यम से. और सेकेंड पार्ट में एक रियल का इंटरव्यू हुई है अम्बर्टो इको का. अम्बर्टो इको एक फेमस राइटर थे, उनका इंटरव्यू लिया है मुकुंद ने. एक जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं. द हिंदू जो न्यूज़पेपर है, साउथ का काफ़ी फेमस इंग्लिश न्यूज़पेपर है द हिंदू. तो द हिंदू के फेमस रिपोर्टर हैं, उन्होंने अम्बर्टो इको का इंटरव्यू लिया है. और उसी पूरा इंटरव्यू नहीं है, उसका एक खंड, एक पार्ट इस चैप्टर में है. मतलब एक चैप्टर 2 पार्ट में है. फर्स्ट पार्ट में डिस्कशन अबाउट इंटरव्यू, its function, its merits and its demerits, and second part consists of a interview of Umberto Eco by a reporter Mukund. ओके, 2 पार्ट में है. फर्स्ट पार्ट में इंटरव्यू के ऊपर चर्चा की गई है कि इंटरव्यू होता क्या है, इसकी मेरिट्स, डिमेरिट्स, फंक्शन के बारे में. और सेकेंड पार्ट में एक इंटरव्यू ही है अम्बर्टो इको का. ओके, द इंटरव्यू समरी. अब इसका समरी. According to the author, people have very distinct opinion about the uses of interview. ऑथर को लगता है, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के अनुसार, लोगों के डिस्टिंक्ट ओपिनियन है, एकदम अलग ओपिनियन है उनके इंटरव्यू को लेकर के, इसके यूजेस को लेकर के. समथिंग मतलब सबके अलग अलग है. डिस्टिंक्ट मीन्स सबके अलग अलग ओपिनियन है, सबका एक ओपिनियन नहीं है. मतलब सारे लोग इसको नहीं प्रेफर कर रहे हैं कि नहीं अच्छा है, ना सारे लोग ये बोल रहे हैं कि बुरा है. अलग अलग ओपिनियन है, किसी को कुछ लगता है, किसी को कुछ. समथिंग ऑफ इट इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म वेयर इज सम पीपल कैन नॉट स्टैंड बीइंग इंटरव्यू. कुछ लोग इसको हाईएस्ट फॉर्म में देखते हैं, मतलब इसको अच्छा मानते हैं. इट्स अ गुड सोर्स फॉर गेटिंग नॉलेज. ये नॉलेज पाने का, सेलिब्रिटीज़ के बारे में नॉलेज गेन करने का एक बहुत ही अच्छा रेलेवेंट माध्यम है. कुछ लोग इसके कुछ लोग इसको हाईएस्ट फॉर्म, कुछ लोग इसको अप्रिसिएट करते हैं कि नहीं इट्स ओके,
इट्स गुड फॉर गेटिंग नॉलेज, ये नॉलेज के लिए अच्छा है। और कुछ लोग वेयर इज सम पीपल कैन नॉट स्टैंड बीइंग इंटरव्यूअर, कुछ लोग हैं को वो इंटरव्यू देना पसंद ही नहीं करते हैं। An interview leaves a lasting impression, and according to an old saying, when perceptions are made about a certain person, the original identity of his soul gets stolen. कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इंटरव्यू जो है ये लास्टिंग इम्प्रेशन पैदा करता है, लास्टिंग इम्प्रेशन देता है। लास्टिंग इम्प्रेशन मतलब कभी ना ख़त्म होने वाला इम्प्रेशन, क्योंकि बार बार तो इंटरव्यू होता नहीं है, एक दो बार हो गया तो उस इंटरव्यू में उस सेलिब्रिटी ने जो जो कुछ अपने बारे में बताया तो वो लास्टिंग हो जाता है। उसको जो व्यूअर्स हैं, देखने वाले या रीडर्स हैं, उस इंटरव्यू को पढ़ने वाले, वो हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए उसको याद करके रखते हैं। तो उन्होंने उस समय जो कहा, उस किसी का इंटरव्यू है, 20 साल पहले का इंटरव्यू है, उसमें उस समय उसकी जो सोच थी उस हिसाब से उसने अपना इंटरव्यू दिया, अपने बारे में बताया। हो सकता है फिर उसके बाद उसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उसकी थिंकिंग भी चेंज हो जाती है, मगर जिसने इंटरव्यू उनका पढ़ा है या देखा है तो उसको तो वो चीज़ें याद रहती है ना। तो उसके पर्सनालिटी के बारे में एक परसेप्शन, एक विचारधारा पैदा हो जाती है कि ये पर्सनालिटी, ये सेलिब्रिटीज़ इस परसेप्शन का है। बाद में हो सकता है उस सेलिब्रिटीज़ का परसेप्शन चेंज हो जाता है, उसकी विचार चेंज हो जाते हैं, उसकी लाइफ स्टाइल भी चेंज होती है, मगर उस समय इंटरव्यू में उसने जो जो कहा था वो चीज़ें याद रहेंगी और वो लोग, पीपल, उसको वो रिमेंबर, याद करके रखेंगे और उसकी छवि वैसे ही बन जाती है जैसा कि उसने इंटरव्यू में बोला था, और वो छवि कभी भी ख़त्म नहीं होती है। क्लियर? इसलिए लास्टिंग इम्प्रेशन पैदा करता है। और जब एक परसेप्शन बन जाता है, किसी के बारे में एक परसेप्शन बन गया, सोच बन गया कि ये आदमी ऐसा है, तो फिर वो एक तरह से उसकी आत्मा ही चोरी हो जाती है। फिर बाद में वो कितना भी चेंज हो जाए और रियल में कुछ और है वो, मगर उसको आदमी समझ नहीं पाता है। Rudyard Kipling's wife wrote in her diary how their day in Boston was ruined by two reporters. इसमें रूडयार्ड किपलिंग का भी जिक्र है। रूडयार्ड किपलिंग की वाइफ बोलती हैं कि इंटरव्यू की वजह से दो रिपोर्टर्स इंटरव्यू लेने आए थे बोस्टन में उनका, और उनका पूरा दिन उन रिपोर्टर्स की वजह से बर्बाद हो गया। मतलब कि कुछ सेलिब्रिटीज़ को लगता है कि ये एक तरह से अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस है उनकी लाइफ में, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ की भी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, वो भी इंजॉय करना चाहते हैं, वो भी कहीं छुट्टी वाली जगह पे जाते हैं इंजॉय करने के लिए, मगर क्या होता है, रिपोर्टर्स वहाँ पर पहुँच करके उनसे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछने लगते हैं उनकी, और उनका वहाँ का डे, हॉलीडे स्पॉइल हो जाता है। किपलिंग कंसिडर्स इंटरव्यूइंग एन असॉल्ट अ क्राइम दैट शुड अट्रैक्ट पनिशमेंट। किपलिंग को लगता है, ये तो उनकी वाइफ का था परसेप्शन कि दो रिपोर्टर्स ने उनका दिन खराब कर दिया, किपलिंग को लगता है कि एक तरह से घात है, असॉल्ट मतलब एक हमला है, ये किसी की पर्सनालिटी के ऊपर, किसी की पर्सनल लाइफ में एक तरह से हमला है, अ क्राइम है, इंटरव्यू इज़ अ क्राइम। किपलिंग को लगता है कि नहीं लेना चाहिए किसी का इंटरव्यू, ये एक तरह से क्राइम है और इस पर जो भी इंटरव्यू लेता है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। ही बिलीव्स दैट अ रेस्पेक्टेबल मैन वुड नेवर आस्क और गिव एन इंटरव्यू। उनको लगता है कि कोई भी रेस्पेक्टेबल मैन, कोई भी इज्जतदार आदमी कभी भी इंटरव्यू ना किसी का लेगा और ना देना पसंद करेगा। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, in part second there is an excerpt from the interview between Mukund from the Hindu newspaper and Umberto Eco, a professor at the University of Bologna in Italy. Actually, who was Umberto Eco? Umberto Eco was a professor, a writer, poet, and who taught in Bologna University in Italy. Okay, Bologna in Italy. तो अम्बर्टो इको प्रोफेसर थे, इटली में एक जगह है बोलोनिया में। हु हैड ऑलरेडी अक्वायर्ड अ फॉर्मिडेबल रेपुटेशन एज अ स्कॉलर फॉर हिज आइडियाज़ ऑन सीमियोटिक्स। अम्बर्टो इको प्रोफेसर हैं और उन्होंने फॉर्मिडेबल मतलब कभी ना ख़त्म होने वाला, कभी ना भूलने वाला रेपुटेशन, इज्जत प्राप्त कर ली है एज ए स्कॉलर, उनके आइडियाज़ सीमियोटिक्स। सीमियोटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ साइंस, साइंस का स्टडी है, साइंस यानी प्रतीक, चिन्हों का साइंस है सीमियोटिक्स, और उस पर उन्होंने अपनी थीसिस जो लिखी है उससे उनको एक फॉर्मिडेबल रेपुटेशन मिला है। बोलोनिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं इटली में।
literary interpretations and medieval aesthetics before he turned to writing fiction। और भी उन्होंने बहुत सारे लिटरेरी इंटरप्रिटेशन भी किए हैं, बहुत सारे साहित्यिक इंटरप्रिटेशन किए हैं उन्होंने, बहुत सारी साहित्यिक विचारधाराओं पे अपने लेख लिखे हैं। मिडिएवल एस्थेटिक्स के ऊपर, मध्यकालीन एस्थेटिक्स के ऊपर भी उन्होंने लेख लिखे हैं। ये सब के थ्रू उन्होंने एक फॉर्मिडेबल रेपुटेशन गेन कर लिया है। फिर उसके बाद वो फिक्शन राइटिंग की तरफ मुड़ते हैं। फिक्शन मीन्स होता है, फिक्शन और नॉन फिक्शन दो एक तरह से स्ट्रीम्स हैं राइटिंग की। फिक्शन मीन्स होता है कि जो चीज़ एक्चुअल में हो रहा है, जैसे मैक्सिमम एसेज और आर्टिकल्स ये सब फिक्शन के ऊपर हैं, जो मतलब कि लाइफ में रियल में हो रहा है। नॉन फिक्शन होता है मतलब रियल में नहीं हो रहा है, उसकी विषय वस्तु हो सकता है कि रियलिटी से ले गई हो, मगर वो काल्पनिक होता है। मैक्सिमम स्टोरीज, नॉवेल्स, पोएम्स ये सब नॉन फिक्शन होती हैं, काल्पनिक होती हैं, और फिक्शन होता है वास्तविक। द इंटरव्यू रिवॉल्व्स अराउंड द सक्सेस ऑफ हिज नॉवेल द नेम ऑफ द रोज, हुज मोर देन 10 मिलियन कॉपीज वर सोल्ड इन द मार्केट। एक्चुअली अम्बर्टो इको का एक नॉवेल है द नेम ऑफ द रोज, उस नॉवेल का नाम है द नेम ऑफ द रोज। उसकी 10 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज मार्केट में बिक चुकी हैं। तो ये बहुत ही एक सक्सेसफुल उनका नॉवेल हो जाता है द नेम ऑफ द रोज। तो इसी को लेकर के उनका इंटरव्यू मुकुंद जी लेते हैं। द इंटरव्यू begins by asking him how Umberto manages to do so many different things, to which he replies by saying that he is doing the same thing। इंटरव्यूअर जो है मुकुंद जी, वो फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि वो कैसे इतनी सारी चीज़ें एक साथ कर लेते हैं। नॉवेल राइटिंग भी कर रहे हैं, फिक्सन भी लिखते हैं, नॉन फिक्सन भी लिखते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं, तो इतने बच्चों की भी बुक्स लिखते हैं, बच्चों के लिए भी बुक्स लिखते हैं, पोएम्स भी लिखते हैं। तो आखिर इतनी सारी चीज़ें वो एक साथ कैसे कर लेते हैं? तो इस पर अम्बर्टो इको जो है वो रिप्लाई देते हैं कि एक्चुअली देखने वाले को लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ एक साथ, मगर एक्चुअली मैं एक ही चीज़ एक साथ करता हूँ। सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है और ये सब एक ही चीज़ है। मैं अपनी आइडियोलॉजी ही पेश करता हूँ, प्रेजेंट करता हूँ अपनी राइटिंग्स के थ्रू। ही फर्दर जस्टिफाइज एंड मेंशन दैट हिज बुक अबाउट चिल्ड्रेन टॉक अबाउट पीस एंड नॉन वायलेंस, विच इन द एंड रिफ्लेक्ट हिज इंटरेस्ट इन फिलोसफी। बोलते हैं कि जो उनकी चिल्ड्रेन बुक्स हैं, बच्चों के लिए उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, उन किताबों में उन्होंने पीस और नॉन वायलेंस, अहिंसा और शांति की बातें करते हैं बच्चों की बुक्स में, और यही उनकी मेन फिलोसफी है। उनका जो इंटरेस्ट है फिलोसफी में उसको दिखाता है, और उनकी सारी बुक्स, जितनी भी बुक्स हैं, एक्चुअल में इसी फिलोसफी के थ्रू के आगे रिवॉल्व के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं। मतलब वो एक एम्बेसडर हैं पीस और नॉन वायलेंस का, और अपनी सारी राइटिंग्स, चाहे वो एसेज हो, फिक्सन राइटिंग हो या नॉन फिक्सन हो या बच्चों की बुक हो या कुछ भी हो, सब में उनकी मेन थियरी यही होती है, पीस एंड नॉन वायलेंस। Umberto identifies himself as an academic scholar who attends academic conference ड्यूरिंग द वीक एंड राइट नॉवेल्स ऑन संडेज। एक्चुअली जब राइटर उनसे पूछते हैं कि वो अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो अपने आप को किस रूप में देखते हैं, एज ए राइटर और एज ए प्रोफेसर, तो वो बोलते हैं कि मैं अपने आप को एकेडमिक स्कॉलर के रूप में देखता हूँ, मतलब एकेडमिक प्रोफेसर वाली लाइफ को ही प्रेफर करते हैं कि उसी रूप में देखता हूँ, जो कि कॉन्फ्रेंस ये सब लेते रहते हैं वीक में, और नॉवेल्स संडे को। और ये जो उनका राइटर वाला रूप है ये सिर्फ संडे को आता है, संडे को ही वो राइटिंग करते हैं। जितनी भी उन्होंने बुक्स लिखी हैं वो सब संडे में लिखी हैं, और पूरे बाकी हफ्ते के 6 डेज वो अपनी इस एकेडमिक वर्क में वो बिजी रहते हैं। इसलिए अपने आप को एकेडमिक स्कॉलर कहलाना वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ज़्यादा पसंद करेंगे, ना कि नॉवेलिस्ट और राइटर कहलाना। He believes there are empty spaces in one's life just like there are empty spaces in atoms and the universe। फिर वो बहुत ही थियरी देते हैं कि सबकी लाइफ में एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, खाली स्थान होते हैं, खाली जगहें होती हैं सबकी लाइफ में, और वो अपने इन्हीं खाली जगहों का यूज करते हैं अपनी राइटिंग्स में। जैसे कि एटम्स की जो संरचना है, परमाणु की जो संरचना के बीच में खाली स्थान होते हैं, उसी तरह इंसान की लाइफ में भी
उसके रोज़ के दिनचर्या में भी खाली स्थान होते हैं और उन खाली स्थानों को मैं अपनी राइटिंग में यूज करता हूँ। जबकि वो पूछते हैं कि आप इतनी सारी राइटिंग कैसे कर लेते हैं, और अपना एकेडमिक कैरियर भी परसूट करते हुए आप मतलब कि अपना प्रोफेसर वाला भी काम आप कर रहे हैं, बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हुए भी इतनी सारी बुक्स कैसे लिख लेते हैं। तब वो बोलते हैं कि लाइफ में बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस होते हैं जिसको मैं यूज करता हूँ। जैसे कि मुझे पता था कि आप आ रहे हो इंटरव्यू लेने के लिए, और आप जब आए, आपने फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ, तो फिर मैं अलर्ट हो गया कि आप आओगे। फिर आपने जो अपार्टमेंट में आने में लिफ्ट यूज करके आप जो ऊपर आए, इतना टाइम में जो आपने 5-10 मिनट जो आपका लगा होगा, और मैं 5-10 मिनट खाली बैठ के वेट करता, उस 5-10 मिनट में मैंने आपका वेट करते हुए मैंने एक ऐसे लिख दिया। मतलब ये कभी भी खाली नहीं बैठते थे। जब भी कोई काम कर रहे हैं और एक दूसरा काम करना है, और उस दो काम के बीच में जब भी इनको गैप मिलता था, उस काम में कोई भी ऐसे या शॉर्ट स्टोरी या कुछ भी लिख देते थे। मुकुंद जी का वेट करते हुए भी इन्होंने एक ऐसे लिख दिया था। मतलब काफ़ी स्मार्ट है अपने टाइम को मैनेज करने में और टाइम का यूज करने में। ही कॉल्स देम इंटरस्टिक्स एंड मोस्ट ऑफ हिज प्रोडक्टिव वर्क्स इज डन ड्यूरिंग दैट टाइम। इन खाली स्पेसेस को बोलते हैं इंटरस्टिक्सेस, और बोलते हैं कि उनके जितने भी फेमस वर्क हैं, प्रोडक्टिव वर्क्स हैं, वो इसी सब इंटरस्टिक्स में ही हुए हैं। तो वो इन इंटरस्टिसेस का बहुत ही स्मार्टली यूज करते हैं। जो एम्प्टी स्पेसेस हैं, हम एक काम कर रहे हैं, दूसरा काम करने का अभी टाइम थोड़ा सा 5-10 मिनट मिला बीच में, उसको वो बोलते हैं इंटरस्टिसेस। तो इन इंटरस्टिसेस का बहुत ही स्मार्टली यूज करते हैं, और इन्हीं इंटरस्टिसेस में वो कुछ न कुछ अपनी राइटिंग कर लेते हैं। टॉकिंग अबाउट हिज नॉवेल ही मेंशंस दैट इट इज़ नॉट एन ईजी रीड। अब अपनी जो नॉवेल है, कौन सी उनकी फेमस नॉवेल है जिसकी 10 मिलियंस कॉपीज़ बिक चुकी हैं, द नेम ऑफ द रोज़। बोल रहे हैं कि ये जो अब उसके बारे में बात होने लगती है कि क्यों ये नॉवेल आपकी इतनी फेमस हो गई, क्यों इतनी कॉपीज़ इसकी बिकी, लोगों के बीच में इतना फेमस क्यों है ये नॉवेल। तो बोलते हैं कि ये ईजी रीड नहीं है, मतलब आसानी से इसको आप रीड करके समझ नहीं सकते हो, काफ़ी ये कॉम्प्लेक्स नॉवेल है। इट हैज़ अ डिटेक्टिव आस्पेक्ट इन टू इट अलॉन्ग विथ मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडिएवल हिस्ट्री। बोलते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो इस नॉवेल का जो आस्पेक्ट है वो डिटेक्टिव है। डिटेक्टिव होता है ना, डिटेक्टिव नॉवेल्स होते हैं, डिटेक्टिव स्टोरीज़ या मूवीज़ भी होती हैं डिटेक्टिव, जिसमें कोई एक घटना घट जाती है और फिर उस घटना को किसने अंजाम दिया है। घटना कोई एक घट जाती है, मगर उस घटना को किसने अंजाम दिया है या वो घटना क्यों हुई, ये सब सारी बातें पता नहीं होती है। और पूरी मूवीज़ या पूरी स्टोरी उसी घटना की सच्चाई पता करने में निकल जाती है, और एक डिटेक्टिव होता है जो पूरी घटना का निकालता है, पता लगाता है। तो एक तरह से बोल रहे हैं कि मेरी जो नॉवेल है कुछ उसका एस्पेक्ट है डिटेक्टिव, खोजबीन करने वाला। डिटेक्टिव मीन्स खोजबीन करने वाला एस्पेक्ट है। इसमें मेटाफिजिक्स भी है। मेटाफिजिक्स मतलब स्पिरिचुअलिटी। मेटा मीन्स होता है बियॉन्ड, फिजिक्स मीन्स फिजिकल, जो फिजिक्स जो हमारा बॉडी है उससे बियॉन्ड यानी आध्यात्मिक, इसका आध्यात्मिक एस्पेक्ट भी है। थियोलॉजिकल भी है। मिडिएवल मतलब मध्यकालीन हिस्ट्री। एक्चुअली इस जो नॉवेल है उसका बैकग्राउंड जो है वो मध्यकालीन वर्ल्ड का है, अभी रिसेंट वर्ल्ड का नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें इंटरविंड है, सब गुथी हुई हैं। ही बिलीव्स दैट हैड द नॉवेल बीन रिटन 10 years अर्लियर और लेटर इट वुड हैव नॉट बीन सच अ ह्यूज सक्सेस। बोल रहे हैं कि इस समय जो है, इस समय रीडर्स का इंटरेस्ट मिडिएवल थिंग्स में, आध्यात्मिक चीज़ों में और डिटेक्टिव टाइप की चीज़ों में ज़्यादा है, इसीलिए मेरा नॉवेल आज ये फेमस हो गया। अगर ये 10 साल पहले लिखा गया होता या मैं इसको 10 साल बाद लिखता तो हो सकता है शायद ये इतना बड़ा सक्सेस जैसे आज है न हुआ होता। इस समय की जो व्यूवर्स, जो रीडर्स हैं, उनका इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में अभी है। ट्रेंड चेंज होता रहता है ना। Thus the reason for its success still remains a mystery। इसीलिए इस क्यों मेरा नॉवेल इतना सक्सेसफुल हो गया ये अभी भी एक मिस्ट्री है। इनको भी, अम्बर्टो इको को भी नहीं पता है कि उनका नॉवेल क्यों इतना सक्सेस है। ओके, ये थी समरी।